नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कैमरे पे पकड़ा जाए, उस पार्टी से आप नैतिकता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री हैं भाई, उनको पता है कि सड़क यहाँ से निकलेगी तो आसपास की सब जमीनें घर वाले को खरीदवा दो। विश्व गुरु जी थोड़ा बिजी रहते हैं, वो मोर को दाना वाना खिलाने वाले बड़े बड़े नेताओं के संग फोटो खिंचाने के लिए, मेलोडी बिकवाने के लिए, चॉकलेट खिलाने के लिए, इन सब कामों में बिजी रहते हैं, इसलिए उनको पता नहीं चलता है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, वहां पे एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहा है और कुछ हो नहीं रहा। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अभय दवे जी से मैंने इस पूरे राजनीतिक भ्रष्टाचार को समझने की कोशिश की है। आपको भी समझाता हूँ, समझ आ जाए तो मुझे भी समझा दीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। थोड़ा प्यार बनाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक मेरी मदद और कीजिएगा। मन की बात मैं अपने चैनल पे, जो जस्ट संजय चैनल है, ब्लॉगिंग का है, आजकल थोड़ा परेशान हूँ, उस पर कहता हूँ। तो ये वो चैनल का लोगो दिख रहा है, आप यूट्यूब पे जाइए, जस्ट संजय खोलिए और उसको सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो मेरे मन में आ रहा है आजकल, वो गैर राजनीति बातें उस पर करता हूँ। अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। और क्षमा चाह रहा हूँ कि मैं लगातार आपको आज 2-3 बार टाइम देने के बाद भी लेट कर पाया शो। व्यक्तिगत पीड़ा से गुजर रहा हूँ। कभी कभी लगता नहीं है लोगों को पत्रकारों की जिंदगी कैसी होती है अभय जी। व्यक्तिगत बातें मैं कम शेयर करता हूँ, लेकिन आज मुझे फिर वो सब याद आया। मेरे पिताजी का जिस दिन देहांत हुआ, मैंने 1 बजे अग्नि दी उनको और फिर मुझे शाम को खबर लिखनी पड़ी, अखबार छोड़ना था। जी माता जी का देहांत जिस समय हुआ उसके 1 घंटे बाद मुझे आपके साथ शो करना था, जी और ठीक 1 घंटे बाद शो किया। उस दिन भी मुझे बहुत रोना आ रहा था। और पिछला 1 हफ्ता मेरे लिए 10 दिन बहुत पीड़ाजनक थे। पत्नी को अचानक जी कैंसर जी डिटेक्ट हुआ, मुझे बम्बई लाना पड़ा और आज उसका ऑपरेशन था। और आप सबके दुआओं की वजह से, दर्शकों की दुआओं की वजह से ऑपरेशन सही रहा, लेकिन मेरे नहीं, लिए सब 7-8-10 ठीक दिन होगा। बड़े हमारी पीड़ा हमारी भरे रहे। इच्छा शक्ति आपके साथ है। ठीक है अभय जी, मुझे लगता है ना कि मतलब एक पत्रकार को किन किन चीज़ों से जूझना पड़ता है। मैं कभी 4 साल से शो नहीं छोड़ा अपना, तो रोज शो करना जिम्मेदारी भरा काम है। तो आज इसलिए मैं आपको 2 बार टाइम देके भी नहीं आ पाया। चलिए शुरू करते हैं। तो व्यक्तिगत बातें, दर्द रहते हैं पत्रकारों की जिंदगी में। जरूर जरूर। बात करते हैं। एक डायलॉग था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम्म, पूरे देश ने सोचा था कि एक विश्व गुरु ऐसे आ रहे हैं जो हम्म, खाएंगे भी नहीं और खाने भी नहीं देंगे। अब बिल्कुल भारत महान हो जाएगा, हम्म, भारत में सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम्म, लेकिन खाने की लंका ऐसी लगी कि गुजरात के 2 उद्योगपतियों ने एक नया साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन अब हमारे यहाँ मंत्री और मुख्यमंत्री भला भ्रष्टाचार से कैसे पीछे रहते। हम्म, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कारनामा सामने आया है हम्म, कि मुख्यमंत्री बने तो जहां जहां पे जमीनें खरीदी गई, सड़क ही वहां से निकाल दी। करोड़ों रुपए की जमीनें अपने और अपने परिवार वालों के नाम से खा दी, खरीद डाली। पहली दृष्टि में ये मामला सामने आने के बाद अगर कोई ईमानदार पार्टी का अध्यक्ष होता, ईमानदार प्रधानमंत्री होता, जो जो प्रधानमंत्री तय करता है कि मुख्यमंत्री पर्ची से निकाले जाएंगे, तो हम्म। अगले 15 मिनट में वो केवल सस्पेंड नहीं करता, मुख्यमंत्री को जेल भेज देता। और एक मिसाल कायम होती, जैसे मायावती ने अपने एक MP को बनने के बाद अपने घर से गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया था। इस देश में जहां 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन दिया जाता है, हम्म। 80 करोड़ लोगों के पास 2 वक्त पेट भरने की रोजी रोटी नहीं है, वहां पे एक मुख्यमंत्री करोड़ों अरबों रुपए की जमीनों का घोटाला करता है। सिस्टम मौन है, सिस्टम खामोश है। कहां कहां से बेईमानी की गूंज आ रही है। राम मंदिर की जमीन में घोटाला, तार PMO के निपे निशा से जुड़े। मंदिर के ठेकों में नीलाम घोटाला, मंदिर की छत पहली बारिश में टपकने लगी। चंदा चोरी में घोटाला, चंदा जेवरों में भगवान राम के घोटाला। और मुख्यमंत्री ने तो घोटालों की, मोहन यादव ने लाइन लगा दी, लंका ही लगा दी। अब क्या और देश में और भ्रष्ट मुख्यमंत्री मंत्रियों को देखना बाकी रहा, या मैं कह सकता हूं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण 1 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया हो, उस पार्टी का दरअसल चरित्र ही यही है कि लूट में इस पार्टी का कोई सान ही नहीं है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपका क्या कहना भाई, बंगारू लक्ष्मण तो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उनका निधन हो चुका है।
उन्हें जहां पे इस वक्त वो होंगे, हम लोग तो सब पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं ना, तो जहां इस वक्त वो लोग होंगे, तो उन्हें जब मोहन यादव के इस कारनामे की खबर लग रही होगी तो वो सोच रहे होंगे हम पे लोग बेकार में ही नाराज होते थे, हमें बेकार में ही भ्रष्ट कहा जाता था, हम तो इनके मुकाबले बहुत ईमानदार हैं, हम तो 1 ही लाख रुपए ले रहे थे। मोहन यादव ने किया क्या? मोहन यादव उज्जैन के ही हैं, शायद वहीं से एमएलए होंगे। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने उज्जैन के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाया, उसको उत्साह के साथ उन्होंने बढ़ाया। क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री थे, वो सब जानते थे प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे उस प्रोजेक्ट के बराबर जो जमीनें हैं, वो जमीनें कौन सी जमीनें हैं जो बिल्कुल महंगी होंगी, तो उन्हें सब पता था पहले से। इस सारी जानकारी का लाभ उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को दिया, अपनी पत्नी को दिया, अपनी बेटी को दिया, अपनी बहू को दिया, अपने बेटे को दिया, अपने भतीजों को दिया, इन्हीं सबको, अपनी बहन को दिया, सबको उन्होंने इस प्रोजेक्ट, और सब लोगों ने मिलकर करीब 100-150 एकड़ से ज्यादा की जमीनें उस इलाके में खरीद ली, ताकि जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट चलेगा तब उन जमीनों की कीमत स्काई रॉकेट होगी, मतलब आसमान में तेजी के साथ उछलेगी, और उनको बहुत ही महंगे दामों पर उन जमीनों को बेचा जा सकेगा, या उनका और ज्यादा व्यापारिक कोई इस्तेमाल होगा, जिससे अनाप शनाप किस्म की आमदनी होगी। ये बात सही है, एक जमीन जायदाद के धंधे में उनका परिवार था, इसलिए उन्हें इस हथकंडे की और भी ज्यादा जानकारी रही होगी कि ये सब काम कैसे किया जाता है। अब इंडियन एक्सप्रेस ने इसका भंडा फोड़ दिया, तो मोहन यादव की सरकार ने इसकी एक सफाई भी दी। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को उनके जो संयुक्त परिवार है उनका उसके साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, संयुक्त परिवार वाले तो धंधा कर रहे, वो पहले से ही जमीन जायदाद के धंधे में है, रियल एस्टेट के धंधे में है। लेकिन आप सोचिए कि जिन लोगों के नाम इंडियन एक्सप्रेस में सामने आए हैं वो उनके बड़े संयुक्त परिवार के नहीं है, ऐसा नहीं है कि दूर के रिश्तेदार हों, वो उनके सबके नजदीक के रिश्तेदार है। भाई उनकी पत्नी दूर की रिश्तेदार नहीं है, उनका बेटा उनका दूर का रिश्तेदार नहीं है, बेटे की बहू दूर की रिश्तेदार नहीं है, उनकी बहन लड़की वगैरह सब दूर के रिश्तेदार नहीं है। और इन सब लोगों ने मोहन भागवत की मुख्यमंत्री के तौर पर हैसियत का लाभ उठाते हुए बड़े पैमाने पर अपने वारे न्यारे करने का पूरा इंतजाम कर लिया उन्होंने। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में हो तो कौन सा स्टॉक गिरने वाला है, कौन सा स्टॉक उठने वाला है, इसकी जानकारी अगर ट्रेडिंग से पहले मिल जाए किसी को और वो उसके आधार पर व्यापार कर ले, उसको फॉरवर्ड ट्रेडिंग कहते हैं। फॉरवर्ड ट्रेडिंग एक अपराध है स्टॉक मार्केट में। यहां क्या हुआ है? यहां फॉरवर्ड परचेजिंग हुई है, यही तो हुआ है यहां पे। तो क्या ये अपने आप में अपराध नहीं है? अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस ने इसका भंडा फोड़ दिया, लेकिन आप देख लीजिए कि कहीं मीडिया में इसके ऊपर कोई चर्चा हुई है, कोई बात हुई है? कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, कुछ नहीं, नथिंग। सब मीडिया जो है अपने दूसरे कामों में लगा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रकरण है, इसके साथ अगर आप अयोध्या में राम मंदिर में जो वो राम मंदिर की 14 दान पेटियों में से की गई जो करोड़ों रुपए की, सैकड़ों करोड़ रुपए की चोरी है, उससे जोड़ दिया जाए, राम मंदिर के लिए जो जमीनें खरीदी गई उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसके साथ उसको जोड़ दिया जाए, अगर राम मंदिर के निर्माण में जो 40% कमीशन, हर बात पे 40% कमीशन दिया गया, अगर उससे इसको जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों कांडों को जो मथुरा में घटित हो रहा है उसके साथ जोड़ दिया जाए, भाई मथुरा में फलाहारी बाबा दिनेश शर्मा ने अपने खून से लिख के एक पत्र योगी आदित्यनाथ को भेजा है, अपने खून से लिखा है उन्होंने पत्र, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि कृष्ण जन्मभूमि जो सेवा सदन है उसके संचालक हैं, उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है। और 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने वाले जवाब में कहा कि भाई इसकी जांच करा ली जाए। बहरहाल मामला क्या है, उन्होंने संपत्ति अर्जित की है नहीं की, फलाहारी बाबा ने अपने खून से लिखा है, किसके खून से पत्र लिखा है, इस सबसे हम लोगों को मतलब नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये हिंदुत्व की राजनीति के भीतर जो भयंकर किस्म का भ्रष्टाचार पनप रहा है, ये सारे के सारे, सारा का सारा घटनाक्रम उसका प्रमाण है। आप देखिए ना ये सब क्या हो रहा है। ये लोग कोई वामपंथी नहीं है, ये लोग कोई सेकुलर लोग नहीं है, ये लोग धार्मिक प्रतिष्ठानों के साथ जुड़े हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उनको पसंद आने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, पदाधिकारी हैं, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिनकी संस्तुति की है, ये वो लोग हैं।
और ये सब लोग मिलकर, इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, इसके अंदर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग भी शामिल हैं, इसके अंदर कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े के बंदोबस्त से जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं। ये सब लोग मिलके बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कुछ भ्रष्टाचार अभी हो रहा है, कुछ भ्रष्टाचार करने के लिए ऐसे, जैसे कि मध्य प्रदेश में, उसके लिए जमीन तैयार कर ली गई। अब इसमें विश्वगुरु हमारे क्या कर रहे हैं? वो जिन्होंने डायलॉग मारा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बहुत बड़े पैमाने पर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी की देखरेख में, नरेंद्र मोदी जिस सिस्टम के इंचार्ज हैं, जिसको खुद को वो प्रधान सेवक कहते हैं, जिस सिस्टम के वो प्रधान सेवक हैं, उनके देखरेख में इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई चू भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। लोग मानते हैं कि भाई बीजेपी ने एक अपना इकोसिस्टम बना रखा है, उसकी सब सेटिंग सही है, इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, इस प्रकार की घटनाओं से निपट दिया जाएगा। इसका कुछ थोड़ा बहुत राजनीतिक नुकसान होता है, उस राजनीतिक नुकसान को भी प्रबंधित कर लेंगे और हमारा काम पूरा हो जाएगा, और बीजेपी की गाड़ी इसी तरह चलती रहेगी, वो अगली बार भी सत्ता प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार की समीक्षा भी इसकी निकल के आ रही है। साथ ही इस प्रकार की ये भी समीक्षा निकल के आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने जो SIT बनाई हुई है अयोध्या में, राम मंदिर में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर, उससे जो उन्होंने तथ्य प्राप्त कर लिए हैं, उन तथ्यों के आधार पर वो आला कमान को ब्लैकमेल करेंगे। इसको ये भी निकल के आ रही है कि दरअसल ये भी चर्चा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच की एक झड़प भी हो सकती है ये, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का कब्जा था। तो बीजेपी ने ये दिखा दिया है कि ये लोग भी, हम दोनों एक ही हमाम में बैठे हुए हैं, नंगे कपड़े उतारे हुए, ये कोई हमसे ज्यादा पवित्र नहीं है। तो इस प्रकार का पूरा सब हो रहा है, और इसमें खेल असल में क्या होगा, कैसे लीपापोती होगी, कैसे इस चीज को बचाया जाएगा, इस पर हम लोगों की निगाह रहनी चाहिए, क्योंकि ये भाजपा के भ्रष्टाचार की केस स्टडी होगी। अच्छा, मुझे भाजपा कैसे भ्रष्टाचार करती है और कैसे भ्रष्टाचार को दबाया जाता है, उसकी ये केस स्टडी होगी। अबे जी, आपको याद होगा अन्ना आंदोलन के समय 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, कांग्रेस पे निरे आरोप लगते थे। सरकार बदली, एक भी आरोप साबित नहीं हुआ, लगभग सब आरोपों में बरी हो गए। लेकिन अब ये जो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, गंगोत्री बह रही है, इसके तो सारे दस्तावेजी प्रमाण सामने। मंदिर में चोरी हुई, सबसे ये देखिए, ये देखिए, एक भ्रष्टाचार जिसका हम लोगों ने जिक्र किया, वो मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसमें मुख्यमंत्री और उनका परिवार शामिल है। दूसरा भ्रष्टाचार अयोध्या में हो रहा है, जहां पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट शामिल है, जो सीधे सीधे वो लोग सरकार के सदस्य नहीं है। तीसरा भ्रष्टाचार के आरोप कृष्ण जन्मभूमि में लगे हैं, उसमें भी सीधे सीधे सरकार के लोग शामिल नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के भीतर 10,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का पोल खाता CAG खोल चुकी है, और हम लोग उस भ्रष्टाचार के पोल खाते को 4 PM के इसी मंच के ऊपर हम और आप दोनों मिलकर उसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। वीडियो बना था, उसको लाखों लोगों ने देखा भी था। जो प्रधानमंत्री का केंद्र सरकार का जो स्किल मिनिस्ट्री है, ये भ्रष्टाचार वहां पे हुआ है। जहां पर जितने भी स्किल सेंटर वगैरह खोले गए हैं, वो सब के सब फर्जी निकले। वो सब ज्यादा से ज्यादा एक ही ईमेल पर, एक ही पते पर सारे सेंटर खोले थे। उसमें 10,000 करोड़ रुपए का सरकार ने जितना पैसा खर्च किया गया था, उसमें से 99% पैसा खा लिया गया। आज तक ना ये रिपोर्ट संसद में रखी गई, ना इस रिपोर्ट के ऊपर कोई चर्चा करता है, ना मीडिया इस रिपोर्ट के ऊपर बात करता है, कुछ नहीं। आप CAG का रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको ये पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, सबके लिए हमेशा उपलब्ध है। लेकिन सबके मुंह में दही जमा हुआ है, सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। ये मसला ऐसा है जो खुल गया है। अब उसको कैसे दबाया गया, वो एक केस स्टडी है। स्किल मिनिस्ट्री का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको कैसे दबाया गया, ये एक केस स्टडी है। राम मंदिर का भ्रष्टाचार कैसे दबाया जाएगा, ये भी एक केस स्टडी होगी। मोहन यादव का भ्रष्टाचार कैसे दबाया जाएगा, ये भी एक केस स्टडी होगी। कृष्ण जन्मभूमि में क्या हो रहा है, वो किस घाट उतरेगा पूरा मामला, वो भी एक केस स्टडी होगी। ये भाजपा के भ्रष्टाचार की केस स्टडीज हैं,
और जब ऐसी केस स्टडीज होने लगे तब वो केवल हम लोगों के बीच की चर्चा तक सीमित नहीं रहती हैं। इनकी हवा, इनकी जानकारी, इनके बारे में अंदाज, इनके तथ्य किसी न किसी तरीके से नीचे तक जाते हैं, ये लोगों के दिमाग में दर्ज होते हैं, भले ही खामोशी से दर्ज हों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सवालों को जानते ही लोग सड़कों पर निकल आएंगे मुट्ठियां लहराते हुए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये चीजें लोगों के संज्ञान में न जाएं और संज्ञान में आने पर लोग इनके आधार पर सोचना शुरू ना करें, ऐसा भी नहीं। अबे जी, एक और इम्पोर्टेंट बात जो कभी समझ में नहीं आ रही है लोगों को, अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाने के लिए मोहन यादव को भेजा गया उत्तर प्रदेश में कि यादव वोटों में बंटवारा हो। मोहन यादव ने अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर, यादव परिवार पर बहुत तीखे तीखे हमले किए। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक तरीके से मोहन यादव का बचाव किया और कहा कि वो इनडायरेक्ट में कहा कि यादव हैं, इसके टारगेट किए जा रहे हैं। बीजेपी को 3 मुख्यमंत्री हटाने हैं, यूपी का हटाना है, इसलिए 2 और मुख्यमंत्रियों की बलि ले जानी है। तो अखिलेश यादव के इस बयान को किन राजनीतिक संदर्भों में समझना चाहिए? क्या वास्तव में जो चर्चा चल रही है कि 3 मुख्यमंत्री बदले जाने हैं, कौन कौन होंगे? क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिनका भ्रष्टाचार में नाम कई बार आ चुका है वो न होंगे? योगी आदित्यनाथ होंगे? मोहन यादव के लिए कहा जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय का बहुत बड़ा हाथ है इस रिपोर्ट को लीक कराने में, और कैलाश विजयवर्गीय की आत्मा छटपटाती रहती है मुख्यमंत्री बनने के लिए, ये सब जानते हैं। तो क्या वाकई में मोहन यादव को पार्टी के अंदर के लोग निपटाना चाह रहे हैं और मोहन यादव बहाना है, योगी निशाना है, जैसा अखिलेश यादव ने कहा? अखिलेश यादव ने मोहन यादव का पक्ष लिया क्या केवल यादव वोटों की वजह से, या कोई और लंबा गेम प्लान था अखिलेश यादव को? पीडीए का मैसेज देना था। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अखिलेश जी को इस मामले में बोलना ही नहीं चाहिए था। भाई, वो जिस स्तर के नेता हैं उन्हें इस मसले पर नहीं बोलना चाहिए था। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, उन्होंने इस मसले पर बोल के कोई अपना भला, अपनी राजनीति का भला नहीं किया है। उनके बोलने से कुछ भ्रम ही फैला है, तरह तरह की लोग बातें इसके अंदर करेंगे। दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा, कब हटाया जाएगा, क्या हटाया जाएगा, मेरी समझ में नहीं आता। इसका मोहन यादव के मुख्यमंत्री बने रहने से कोई ताल्लुक है, ना ही ये विजयवर्गीय की हैसियत है, कैलाश विजयवर्गीय की हैसियत है कि वो इतना बड़ा गेम खेलें कि वो मोहन यादव को अस्थिर कर दें। देखिए, मोहन यादव मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये 2 आदमी तय करेंगे। एक का नाम है नरेंद्र मोदी, दूसरे का नाम है अमित शाह। इसमें संघ की भी एक भूमिका होगी, लेकिन मुख्य तौर पर वही दोनों तय करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ठीक है, बड़े पुराने नेता हैं, लेकिन उनकी ये हैसियत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी से जाके कहें कि उनको हटा दो, या ऐसी कोई भी साजिश करें जिसके चक्कर में नरेंद्र मोदी फंस जाएं और उनकी साजिश के कारण नरेंद्र मोदी मोहन यादव को हटाने के बारे में सोचने लगें। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। कम से कम मेरा जो एक समीक्षात्मक तार्किक मस्तिष्क है वो इसके ऊपर विश्वास नहीं करता। अखिलेश जी इस पर न बोलते तो वो अखिलेश जी के लिए बेहतर होता। दूसरे, कैलाश विजयवर्गीय ने अगर ये खबर लीक की है तो इससे तो खबर झूठी नहीं हो जाती अपने आप में। जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, जितनी भी खोजी पत्रकारिता है, सारी खोजी पत्रकारिता लीक्स पर आधारित होती है, और लीक अंदर का आदमी ही करता है, चाहे वो सरकार का कोई सचिव हो, कोई क्लर्क हो, या पार्टी का कोई नेता हो, या पार्टी से जुड़ा हुआ कोई फिक्सर हो, कोई पत्रकार हो, वही लोग लीक करते हैं। अरुण शौरी के जमाने, उन्होंने खोजी पत्रकारिता का मुहावरा स्थापित किया था, अरुण शौरी जब इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे। अरुण शौरी के जमाने से आज तक ऐसी कोई भी खोजी पत्रकारिता नहीं हुई है जो लीक पे आधारित ना हो। भाई, पत्रकारों को कुछ बैठे बैठे तो ना इल्हाम होगा कि वहां पर ऐसा हो रहा है, जाएगा अपने संपर्क सूत्रों से बात करेगा, उन्हीं में से कोई एक लीक कर देगा। लीक करने के पीछे रंजिश हो सकती है, लीक करने के पीछे लालच हो सकता है, लीक करने के पीछे बदला लेने की भावना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है लीक करने के पीछे, लेकिन उसका पत्रकारिता को लाभ होता है इन लीकेजेस का। इससे लोकतंत्र के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, वो सामने आती। और ये खोजी पत्रकारिता उस समय शुरू हुई थी जब सूचना का अधिकार नहीं था, जब आरटीआई नहीं डाली जाती थी, जब आरटीआई का नाम भी किसी ने नहीं सुना था, उसमें खोजी पत्रकारिता होती थी। आजकल खोजी पत्रकारिता का कुछ हिस्सा आरटीआई वाले भी करते पूरा। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ये मोहन यादव के खिलाफ ये खबर लीक की गई है, इसलिए हमें इस खबर के ऊपर संदेह करना चाहिए या इसके महत्व को नहीं समझना चाहिए।
भाई आप उस खबर को पढ़िए जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, खबर बड़ी साफ सुथरी, तर्कपूर्ण है, बात अच्छी तरीके से समझ में आती है कि ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हितों का टकराव है। एक मुख्यमंत्री है, उसने अपनी पोजीशन का, अपनी हैसियत का, अपनी पहुंच का फायदा अपने परिवार को देने की तरकीब निकाली। परिवार वाले रियल एस्टेट का, जमीन जायदाद का काम करते हैं। वो जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, वहां पहले से जानकारी दे दी, सबने जमीनें खरीद के बैठे हुए हैं अपने। जैसे ही मौका आएगा वैसे ही बड़ा माल बनाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इसके बाद में मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री अभी उन्होंने जमीन खरीदी है, जमीन खरीदना अपने आप में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर किसी ने कहीं पहले से अंदाज लगाकर स्पेकुलेशन करके जमीन कहीं खरीद दी, वही जमीन से हमें आगे जाके फायदा होगा, है, ये अपने आप में तो कोई करप्शन नहीं है। अगर मोहन यादव मुख्यमंत्री नहीं होते और फिर उनके परिवार वाले वहां जमीन खरीदते तो कोई खबर ही नहीं बनती, संजय जी, तो कोई खबर ही नहीं बनती। खबर बनी इसलिए है कि उनको जमीन खरीदने का जो कोई योजना है, उस योजना में मोहन यादव की तरफ से दी गई उनको सूचना है, इसलिए ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग की तरह ये एक फॉरवर्ड परचेज है जमीन की। अच्छा, ये कोई पहला मामला? ये एक ऐसा भ्रष्टाचार है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आधारित है। अच्छा अभय जी, ये पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश इतना ईमानदार राज्य है जिसके भाजपा के मुख्यमंत्री ऐसी बहती गंगा में हाथ धोते रहते हैं। व्यापम घोटाला, शिवराज सिंह चौहान के करीबियों का इनकम टैक्स की रेड करा दी गई थी एक बार। मैं अपने एक रिश्तेदार का आपको अनुभव बताता हूँ, वो व्यापार करते हैं। तो मैं उनसे ये कम से कम 10 साल पहले की बात होगी, शिवराज सिंह चौहान ही उस वक्त मुख्यमंत्री थे। तो मैंने देखा कि वो बहुत जबरदस्त किस्म की अंगूठी पहने हुए हैं, हाथ में एक बड़ा उन्होंने सोने का और रत्न जड़ित कड़ा अड़ा पहन रखा है, गले में मोटी चेन। हमने क्या हो गया है आपको, ये सब आप क्यों, दुबे परिवार है वो, हमने क्या हो गया है, आप ये सब क्या पहने हुए? कि भाई जब हम वहां जाते हैं मंत्रालय में तो हमको जरूरी है कि हम मर्सिडीज से उतरें और हमारे हाथ में एक कड़ा हो, गले में एक मोटी सी चेन हो, अंगूठी हो, है? तब उसके बाद में हमें ऐसे योग्य माना जाता है कि हम मंत्रालय में घुस सकें। तो हमने, आप क्या जाते हैं वहां करने? हम टीका करने जाते हैं। हमने कहा तो आप तो पंडित नहीं है कि टीका होता है 10 लाख रुपए का। जब मंत्रालय में घुसते हैं तो जाके 10 लाख रुपए का टीका होता है, उसके बाद में मंत्री से मिलने का समय मिलता है। बस वो केवल इसीलिए है कि मंत्री से मिलने का समय हो, आप वहां पर जाकर अपनी सौदेबाजी कर सकें। ये एक बहुत ही छोटे स्तर के बिजनेसमैन ने मुझे बताया है, एक ऐसे बिजनेसमैन ने बताया है जो कोई बहुत अरबपति वगैरह नहीं था। तो मैं ये बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले ही भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। यही उनके मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में ही अखबार में खबर छप गई थी कि वो नोट गिनने की मशीन से जुड़ी हुई खबर। ये तो पता ही है, सब लोगों को पता है इस बात। हमारे विश्वगुरु को पता नहीं होता होगा, या वो मोर को दाना खिलाने में बहुत बिजी हैं, उनको ये सब पता नहीं रहता है? विश्वगुरु को सब पता है, विश्वगुरु को सब पता है। विश्वगुरु सब बहुत तौल नाप के सारा काम करते हैं। भ्रष्टाचार चलता रह सकता है बशर्ते उनकी अपनी छवि और उनकी अपनी सत्ता के लिए कोई खतरा ना हो। अगर मोहन यादव का ये काम बहुत ज्यादा, इसके बारे में हंगामा हो जाए, बहुत चारों तरफ चर्चा होने लगे, बदनामी बहुत ज्यादा होने लगे, और तब फिर नरेंद्र मोदी को ये कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। भाई अखिलेश यादव ने राम मंदिर के भ्रष्टाचार के बारे में बोला था, नहीं बोला था? उससे पहले संजय सिंह ने बोला था, उससे पहले आपने बोला था, आप लोगों ने सबने बोला था, तब इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आप सब लोग तो राम द्रोही हैं जी। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, यही स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आप लोग मुझे समय दिया, थैंक यू सर। ये थे अभय दवे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। समझ सकती हैं आप कि ये बेईमानी का, ये भ्रष्टाचार का सिस्टम कितना भयंकर है। भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय भ्रष्ट पार्टी होने की राह पर अग्रसर ही नहीं है, पूरी हो चुकी है। क्या आप मानते हैं कि इसका कोई अंत होगा, इस भ्रष्टाचार का कोई अंत होगा, या अब्दुल की चूड़ी टाइट होती रहेगी, आपको बताया जाता रहेगा और बेईमानी की जाती रहेगी?
आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।